And a very warm welcome to our special transmission. बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स इस हवाले से हैं कि जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है पाकिस्तान में उसको बगौर उसका जायजा लेना बहुत ज़रूरी है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की रैली JLM में पहुंच चुकी है। JLM में भी आवाम से खिताब में उन्होंने जो तनकीद की, बल्कि कड़ी तनकीद की, वो अवामी फैसले पर ही थी और फिर कहा कि करोड़ों अवाम के मैंडेट की तौहीन की गई है। ये अब एक रनिंग स्पीच है, एक रनिंग नैरेटिव है जो नवाज शरीफ लोगों को दे रहे हैं। लेट्स लिसन टू हिम। क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूं क्यों निकाला? जब कि मुझ पे कोई करप्शन का धब्बा नहीं है, कोई किकबैक का धब्बा नहीं है। कुछ करना है मैंने और आपने 70 सालों से इस मुल्क के साथ मजाक होता आया है। 70 सालों से इस्तेसाल होता आया है कौम का। आज तक कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दते हुकूमत को पूरा नहीं कर सका। कितने अफसोस की बात है। ये वज़ीर आज़म की तौहीन नहीं, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की तौहीन है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अदालत के फैसले को अवाम के मैंडेट की तौहीन कह रहे हैं। बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। आज जब हमने इमरान खान साहब से यही सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। ये डरे हुए हैं नैब कोर्ट से। अब ये सारा प्रेशर कोशिश कर रहे हैं किसी तरह प्रेशर डाल के और बच जाएं। नैब में जब केस शुरू होगा कोर्ट के अंदर तो इनकी और चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। जिस तरह अदालत में इनके झूठ पे झूठ पकड़े गए, जालसाजी पकड़ी गई इनके सारी खानदान की, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये देखें फरिया, ये बच ही नहीं सकते इससे। ये डेस्परेशन है। ये असल में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे, जबकि इन्होंने कहा था हम मानेंगे। ये सवाल कि क्या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और साथ ही साथ ये भी नजर आ रहा है, कल हमने खुद रैली में जाकर देखा पैम्फलेट्स बांटे जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि जो फैसला है वो सही नहीं है, जस्ट नहीं है। सो एक किस्म का एक्टिवेट किया जा रहा है क्राउड को। जो पैम्फलेट्स हैं वो एक्टिवेट तो कर ही रहे हैं मगर बात पूरी भी नहीं बता रहे। सो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। आप दिखा रहे हैं कि ये अकामा है मगर उसके पीछे जो पूरी कहानी है वो कन्वीनियंटली नहीं बताई जा रही। नवाज शरीफ की इस रैली में जहां अवाम की तादाद के हवाले से बहस छिड़ी हुई है, बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि लोग कितने मौजूद थे। साथ ही साथ ये भी अब एक बहस थी कि गाड़ी जो चलाते थे यानी चौधरी निसार वो क्यों नहीं नजर आए। आज ना सिर्फ चौधरी निसार बल्कि सीनियर क़यादत की अदम मौजूदगी के हवाले से भी बातें हुई और बातें होने की वजह ये थी कि चौधरी निसार ने आकर एक बयान दिया जिसकी वजह से यकीनन नवाज शरीफ साहब की परेशानियों में इजाफा हो गया है। चौधरी निसार की जानिब से जारी एक बयान में ये कहा गया कि मीडिया के चंद हल्के खुद ही खबर बनाकर नशर कर देते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि नवाज शरीफ की गाड़ी ड्राइव करूंगा। रैली में शिरकत ना करने की वजह से जो वजह है वो कमर दर्द नहीं है जैसा कि कल रिपोर्ट हुआ था। हकीकत यह है कि 90% सीनियर क़यादत रैली में मौजूद नहीं है। सिर्फ मुझे क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। अब ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब की ये रैली जो उन्हें सियासी फ़ायदा पहुँचाने जा रही थी शायद उतना फ़ायदा तो नहीं पहुंचा सकी बल्कि किसी हद तक नुकसानदेह साबित हो रही है। खुद उनकी जमात के अंदर के जो इख्तलाफात हैं वो सामने आ रहे हैं। मिसमैनेजमेंट नज़र आ रही है क्योंकि इस रैली के शुरू होने से पहले जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के पहले माजी के बड़े बड़े जलसे देखे या अभी के देखे, उनका ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा तादाद में क्राउड पुल करेंगे। वो मिथ भी एक तरीके से टूटी। क्राउड आया, मुख्तलिफ जगहों पर आया, लेकिन रैली को मेंटेन करना एक बिल्कुल टेक्निकल मामला है जिसमें हमें PMLN की शदीद मिसमैनेजमेंट नजर आई और उसके हवाले से रिपोर्ट भी हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने इसका नोटिस भी ले लिया है। बट आगे क्या होगा, ये जो तसादुम की फ़िज़ा है वो कहाँ तक जाएगी। 2 दिन हो गए हैं रैली को, देयर इज़ मोर टू कम। कोशिश ये है नवाज कैंप की कि इसको 14 अगस्त तक लेके जाएं। पहला प्लान यही था। क्या ये प्लान कामयाब हो सकेगा और नतीजा क्या निकलने जा रहा है, हम इससे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू फयाजुल हसन चौहान साहब। ये जो तमाम की तमाम एक्सरसाइज हो रही है इससे खान साहब ने तो कहा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, लेकिन प्रेशर तो पड़ेगा इदारों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपको चौधरी निसार साहब की जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने आ गई कि ख़ुद मुस्लिम लीग के अंदर जो इंटेलेक्चुअल सेंसिबल
पढ़े लिखे, समझदार और जिसे कहते हैं हम्बल और पोलाइट जो है वो लीडरशिप है, वो इन सारी चीज़ों के हक़ में नहीं है। इनके हक़ में सिर्फ वो लोग हैं, वो एक पीर साहब को ना उसके मरीदों ने बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया और उन्होंने कहा कि आप बड़े पहुँचे हुए पीर हैं, आप उड़ सकते हैं। वो पीर जो है वो मरीदों की जनाब बातों में आ गया, उसने पहाड़ से जनाब छलांग लगाई और जाके ज़मीन पे गिरा और मर गया। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पता है फ्रिया कि वो पीर कौन था? वो पीर जो है वो नवाज शरीफ साहब थे। और ये उसके मरीदों कौन थे? ख्वाजा साद रफ़ीक, चौधरी तलाल, परवेज़ रशीद, ये मुशाहिदुल्लाह, ये हनीफ अब्बासी, ये इन मरीदों ने इतनी हवा भरी नवाज शरीफ साहब में कि आप इस वक्त हवा में उड़ सकते हैं, बुलंदियों पे हैं, लेकिन शोहरत की और इज्जत किसी हद तक की। वो लेकिन अपना हुआ, मौक़िफ़ तो बता रहे हैं, देखो और हुआ लोगों आज में क्या बता हुआ, रहे हैं, डायरेक्ट जाके कांटेक्ट कर रहे हैं, लोगों से बातचीत तो करें। फरीहा आज भी और कल भी आपने देख लिया, कल रावलपिंडी का इनका पूरा इवेंट मैंने मॉनिटर किया है। आप यकीन जाने मेरी सारी जंपर रावलपिंडी की है। रावलपिंडी के तमाम सूबाई अदारों के ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 20 तक के मुलाजमीन और अफसरान को रिटर्न नोटिफिकेशन गए थे कि आप पाबंद हैं कि आपने मरी रोड पर फैजाबाद पे आना है। आपकी पुलिस, आपकी इंतजामिया, आपकी सारे के सारी वफाकी सूबाई अदारों के मुलाजमीन, पटवारी, तहसीलदार, सारे समेत भी टोटल क्या सूरत हाल थी? नवाज शरीफ तेरे जानसार 5000 6000, बस इससे ज्यादा आपको चीजें नजर नहीं आई। पीएमएलएन से भी प्लीज किसी को जरूर लें, क्योंकि अब इस वक्त पीएमएलएन की पार्टिसिपेशन यहाँ पर नहीं है हमारे साथ। लेकिन मियां साहब, जो एक रैली का कॉन्सेप्ट है वो एमक्यूएम बड़ी कामयाबी से करती रही है, और हमने ये देखा आज खान साहब ने अगेन इंटरव्यू में कहा कि एमक्यूएम से मेरी शदीद मुखालफत सही, मगर जिस वक्त उनका होल्ड था कराची में, वो पॉपुलर जमात थी, तो वो बड़े बड़े जलसे कर लेते थे। उस तरीके की आपको नजर आया है क्राउड पुल यहाँ पर? नहीं, देखिए खैर वो तो कोई मैच वाली क्योंकि बात जलसों नहीं और है। रैली बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। वैसे जी दुरुस्त कहा आपने। हमने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकाली, हम खुद, मैं भी वहाँ रहा, जलसों में भी जाते रहे। एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, एक कल्चर हमारे वहाँ था। मैं समझता हूँ कि जलसे बहुत सी जमातों के, विदाउट मेंशनिंग द नेम, किसी भी एक पार्टी का बड़े बड़े होते रहे, लेकिन वक्त पर जब वोट निकलने की बारी आई तो शायद उस तरह से वोट भी नहीं निकले। ठीक है ना? ये तो मामला प्रेशर डालने मैं और बात कर रहा हूं, दिखाने के लिए आवाम साथ है। इस नैरेटिव के कोर्ट्स ने गलत फैसला किया है, इस नैरेटिव पे लोग निकले हैं कि नहीं? मैं उसी बात को करना चाह रहा हूं। देखिए, जहां तक निकलने की बात है, अगर लोग ना निकलते तो शायद वो अभी तक जो है वो लाहौर पहुंच चुके होते, जो चीज थी। अब एक हमें नहीं भूलना चाहिए, पीएमएलएन जो है वो रैलियां और इस तरह के कोई मामलात हमने नहीं देखे कोई इसमें माजी करीब में कि वो इस तरह के काम करते हों और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जब वोट की निकलने की बारी आती है तो लोग जाकर बहुत सारे वोट डाल देते हैं। उनको यही देखा गया है। ये तो सवाल ही हुकूमत ही उनकी है, वोट के तो सवाल ही कोई नहीं कर रहा। इस वक्त तो उनकी हुकूमत मौजूदा फ़र्क ही है माजी से कि उनकी हुकूमत नहीं गिरी, हुकूमत वही है, सूबाई भी और वफाकी भी। सिर्फ मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया और मुकदमा अभी चल रहा है अकामा पे। बस बल्कि हुकूमत वही है ना, जो उनके खिलाफ होता वो अभी चल रहा है। बिल्कुल ठीक। तो ये नैरेटिव कितना सच है कि हमें गिरा दिया गया? नहीं, देखिए, ये इस हद तक अगेन, मैं जैसे आपने कहा, इट इज़ बेटर कि अगर उन्हीं का कोई नुमाइंदा बैठा हो तो बात करे। मैं जो कहूँगा सिर्फ और सिर्फ, कोई ना बढ़ाऊंगा ना कम करूंगा, जो अल्फाज हैं उनके चंद लोगों के या नवाज शरीफ साहब के। जैसा कि जिस दिन फैसला आया, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें ये फैसला मंजूर है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे अपनी जी नहीं किया। नहीं, ये मंजूर लोगों से कह रहे हैं कि मैंने शायद आपके ख्याल में होगा ज़रूर, लेकिन मेरी समझ में ये है कि अगर वो फैसला मंजूर ना करते तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस ना छोड़ते, फिर वो वजारत उज़्मा ना छोड़ते। तो यही बात आ रही है। तो फिर इसी बात को तो कहें ना, कौन सी ऐसी चीज है जिससे मैं ये समझूं कि उन्होंने इस फैसले को नहीं माना। हाँ, एक बात जरूर है, जो ये कहा जा रहा है कि क्यों रैली निकाली गई, क्यों रैली का जो है वो क़यादत कर रहे हैं, इसके लिए ऑलरेडी एक पिटीशन डली थी मंडे वाले दिन। मुझे सही एग्जैक्ट नाम नहीं याद किसने, यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो पिटीशन, जी वो उनका फैसला आ गया। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो अमल वो कर रहे हैं ये आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर अब हम आ जाते हैं, तक अगर हम आ जाए जो कहानी है नवाज शरीफ साहब की, जिसमें मरीम नवाज शरीफ साहब ने कहा भी कि अपनी कहानी अवाम को ना सुना दे, नवाज शरीफ मजबूर नहीं करो। उस कहानी के एक किरदार काजी शफीक साहब
यकीनन वो तारुल कादरी साहब को गिरतानते हैं। उन्होंने कल फिर कहा कि देखें वो मौलवी साहब आ जाते हैं और एक ख़ास वक्त पे आ जाते हैं। ये आना जाना कैसे होता है, कौन डिसाइड करता है? ये नवाज शरीफ साहब का कल रात को भी ये बयान करना और आज भी स्पेशल मौलवी साहब का जिक्र करना और कनाडा से बार बार आ जाते हैं, एक चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि वो मौलवी साहब इस वक्त नवाज शरीफ के आसाब पे सवार हैं और उनको असल डर और खतरा है और एक प्रेशर है ज़हन के ऊपर, एक प्रेशर बना हुआ है ज़हन के ऊपर कि वो जो मौलवी साहब कनाडा से इस वक्त आ गए हैं, यहाँ पैनामा लीक्स में और अकामा के नतीजे में तो सिर्फ ये डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, नाअहल हुई है, वो मौलवी साहब वो केस लेके आ रहे हैं जिसके नतीजे में इनके गले में फंदा पड़ने वाला है, जिसके नतीजे में इन्होंने जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। इनको अपना अंजाम नजर आ रहा है, इसलिए वो मौलवी साहब इनको बड़े खतरनाक नजर आते हैं और मौलवी साहब की कनाडा की शरीयत नजर आ जाती है, लेकिन अपना अकामा इनको छोटा सा लगता है। अकामा को ये शरीयत के जुमरे में नहीं लेते, अकामा तो बिल्कुल एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, वो तो कुछ भी नहीं है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब इस रैली के नतीजे में अवाम पाकिस्तान को बगावत पर उकसा रहे हैं, फौज और अदलिया के खिलाफ। ये बार बार एक चीज वो दोहरा रहे हैं कि करोड़ों लोगों ने हमें वोट दिया। तारुल कादरी साहब पीएम हाउस के सामने खड़े होकर या पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर कह रहे थे कि इसको हम नहीं मानते, या वो कफन दिखा रहे थे या वो कब्रें खोद रहे थे, उस वक्त बगावत नहीं हो रही थी। देखिए मेरी अर्ज सुने, उन्होंने कभी भी आइन कानून को वायोलेट नहीं किया, वो जितनी भी थी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ चैलेंज कर रहे थे। लेकिन आज जब इनको पांच जजों ने निकाला है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के नतीजे में नाअहल हुए, तो आवाम को जाके ये कह रहे हैं कि करोड़ों लोग हमें वोट देते हैं। बट यही तो आयरनी है, ही इज फॉलोइंग योर ब्लूप्रिंट। नहीं, ये ब्लूप्रिंट आपने दिया उनको, इट्स नॉट ब्लूप्रिंट, इट्स वेरी क्लियर स्टेटमेंट दैट कि करोड़ों लोग हमें वोट दे रहे हैं, 5 जज हमें निकाल रहे हैं। भाई करोड़ों लोगों ने अगर आपको वोट देके प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया, तो क्या उन्होंने वोट इसलिए देते कि आप क्राइम करें, आप जुर्म करें, आप 14 लोगों को गोलियां मारें, आप करप्शन करें? आपको इसलिए लोगों ने वोट दिए थे और ये सारा कुछ आप करते रहे, तो आप ये एक्सपेक्ट करें उन जजों से कि आपके खिलाफ कोई जो आप बातें कर रहे हैं वो आपका हक है कि आप उन पे बात करें, लेकिन मेरा सवाल ये था कि इस वक्त क्यों आए हैं? जब पहले उनसे पूछ रहे थे मत जाएं, चले गए, डॉक्टर साहब ने कहा मेरी तबीयत खराब है, अब वो आ गए हैं। इसको डिसाइड कौन करता है कि कब आने कब जाने? ये एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जब भी वो आते हैं ये क्वेश्चन उठता है कि वो अब भी क्यों आए हैं। बड़े इंटरेस्टिंग मैं अर्ज करता हूं, 2013 में जब वो आए, 2013 में हमने यहाँ पर धरना किया, तो दैट वाज आइडियल टाइम कि एक गवर्नमेंट आपकी जा रही है, दूसरी आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं, तो आप रिफॉर्म्स लाएं। रिफॉर्म्स के लिए हम निकले, कहा जी ये टाइमिंग क्या है आने की। आज हम आए हैं, देखिए हमारा 3 साल से केस पेंडिंग है सानिया मॉडल टाउन का। 14 लोग अवाम पाकिस्तान इस मुल्क और कौम के शहरी थे, उनको कैमरों के सामने पूरी दुनिया ने देखा कि गोलियां मार के शहीद किया गया। और ये पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा केस है जिसमें एक शख्स भी गिरफ्तार नहीं है। यहां बकरी चोर और मुर्गी चोर अगर पकड़ा जाए तो उससे भी पुलिस तफ्तीश करती है, उसको भी उससे रिमांड लिया जाता है, उससे इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन 14 लोग शहीद हो गए, 80-90 लोगों को गोलियां मार दी गई और उनको पैरालाइज कर दिया गया। एक शख्स जेल के अंदर नहीं है। जेल के अंदर होना तो बड़ी दूर की बात है फरिया, आज तक उन्होंने जमानतें कराने की तकलीफ भी नहीं की, वो अदालतों के सामने भी पेश नहीं हुए। यहाँ पे एक सवाल जो उठाया गया, खासतौर पे आपकी पार्टी के हवाले से हटाया गया, कि अगर नवाज शरीफ जाके सड़कों पे निकल गए और कह रहे हैं मैं नहीं मानता फैसले को या मैं पसंद नहीं करता इसको और ये गलत है और आप भी समझेंगे गलत है, तो कल को फिर आपके जो पुराने लीडर हैं वो भी कह सकते हैं कि मैं नहीं मानता अदालतों के फैसले को। फिर उनकी तस्वीरें क्यों बैन हुई, उनका नाम क्यों बंद हो गया, वो भी कह देते थे कि हम भी नहीं मानते, कोई भी ना माने। वो जैसे कह रहे हैं कि फिर सब कातिल बाहर निकला है, सब लोग बाहर निकले। शुरू में यही कहा था, देखिए जब ये -1 वाली बात हो रही थी कि ये -1 सिर्फ यहीं पर नहीं रुकेगा, ये आगे बहुत जगह तक जाएगा। So then you agree जो नवाज शरीफ कह रहे हैं? नहीं एग्री, ये -1 था पीएमएलएन का। देखिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं सर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यहाँ है नहीं ना। मैं तो अब चाहूंगा कि फिर मेरे दोनों भाई नाराज होंगे, इसलिए मैं अपनी बात नहीं करता। मैं तो एग्जैक्टली मैंने आपके सामने यही बैठकर कहा था कि ये -1 सिर्फ अल्ताफ हुसैन पर नहीं रहेगा, इसमें हमारी पार्टी के भी बहुत से लोग आएंगे, इसमें और पार्टियों के भी बहुत से लीडरान भी आएंगे। अभी अगली भी बात सुन लीजिए, नहीं एक सेकंड, नहीं जरूरी, सिर्फ एक जुमला बहुत जल्दी से। 62-63 में आधी से ज्यादा असेंबली जो है वो निकल जाएगी। चलें, विल टेक अ ब्रेक हियर, कीप वाचिंग टुनाइट्स फेयर।
اینڈ ویلکم بیک. وقفے بچانے سے پہلے میاں عتیق نے یہ کہا کہ 62-63 پر تمام پارلیمنٹ ہی چلی جائے گی, یعنی آپ ایگری کر رہے ہیں کہ تو سر اس میں ایک سوال ہے کہ اگر کوئی نہیں ہے صادق اور امین تو ضرور رکھنا ہے آپ نے اس کو پارلیمنٹ میں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. الحمدللہ آج میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بھی کہا اور جنرل قیوم نے بھی یہ بات کی کہ ہم سب صادق اور امین ہیں ٹل کسی کے خلاف کوئی فیصلہ آئے, اور اگر ہم ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہیں گے تو ان الزاموں کی زد میں تو سب آ جائیں گے. سو اٹ از بیٹر ہمیں اس چیز کا انتظار ایگزیکٹلی جس کے بارے میں کورٹ ڈیسائیڈ کرتی جائے گی وہ ڈیفینیٹلی آتا جائے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ 62-63 جو اتنا زیادہ ایلیبوریٹ کر دیا گیا, آنے والے وقت میں جو 2018 کا الیکشن آئے گا, الیکشن کمیشن اور بالخصوص وہ جج صاحبان جن کے سامنے پیپرز دیے جائیں گے وہ 62-63 میں کس کس کو کلیئر کرتے ہیں. So you think establishment is behind that? یہ بات آپ نے کھل کے کہہ دیا. Let's watch. میں تب کہوں گا اسٹیبلشمنٹ از بیہائنڈ جب کوئی میرے سامنے کوئی چیز ایسی آئے گی, اس کی وجہ سمجھ لیجئے گا. اگر وہ خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ میں بھی آج بھی یہ بات ہوئی, اسٹیبلشمنٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ, بٹ یہ جو سارا بلیم جی ایچ کیو پہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں نے جو بات کہی ہے میں ابھی بھی کہہ دوں گا کہ جی ایچ کیو نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو وہ آج جس جگہ تک پہنچ چکے ہیں اس سے پہلے بہت کچھ کر چکے ہیں. سر پھر 5 ججز خود تو نہیں کر رہے نا, اکیلے آپ ان کو کہہ رہے ہیں, ان کو کیا انہوں نے پرائم منسٹر بننا ہے, ان کا کیا ریزن ہوگا کہ وہ ہٹائیں گے کسی جنرل نے پرائم منسٹر بننا ہے؟ نہیں سر, تو آپ جنرل بنے ہیں آ کر, سر پریزیڈنٹ بنے ہیں آ کر, انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے, پرائم منسٹر بننا ہے انہوں نے. ایگزیکٹلی ایسے ہوا ہے. میں یہی تو بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ٹیک اوور ہے ابھی تک تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ جس سے یہ ہو. اگر ٹیک اوور انہوں نے کرنا ہوتا تو اب تک کر چکے. اچھا وہ ٹیک اوور تو نہیں, آپ کا بیان بالکل الگ دوسری طرف اوور دی ادر سائڈ چلا گیا ہے. آپ نے پہلے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ نہیں اسٹیبلشمنٹ کو اسی لیے میں دیکھیں دو چیزوں کو آپ الگ الگ رکھیے. کیوں جی ایچ کیو کو یہ کہا جاتا ہے؟ آج پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کئی لوگوں نے یہ بات کہہ دی کہ جی ایچ کیو. بھائی جی ایچ کیو کیا کر رہا ہے؟ نام لے دیں کس نے کہا. ڈاکٹر وہ جو اپنا اس کے پیپلز پارٹی والے ہیں کریم خواجہ, ٹھیک, اس کے بعد فرت اللہ بابر, ٹھیک, اچھا اس کے بعد یہ ہمارے سینیٹر تاج, اور میرے خیال میں ایک دو ان کا تو مجھے یاد ہے. اوکے, سو پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے یہ بات کہی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. 62-63 پہ جو بات کی ہے میاں عتیق صاحب نے, اس حوالے سے بھی آج ہم نے خان صاحب سے پوچھا. لیٹس واچ دیٹ. یہ کیوں نہیں کرتے کہ قانون بنا دیں کہ جو الیکشن جیت کے آئے وہ کھل کے کرپشن کر سکتا ہے, اس کو کوئی پکڑنا نہیں چاہتا, اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا. یعنی قانون بنا دیں نا کہ میں ہوں پرائم منسٹر, میں لوگوں کی ووٹ جیت کے آیا ہوں, عوام ہی اگلے 5 سال کے بعد میرا احتساب کرے گی, میں سارا ملک لوٹ لوں, مجھے کوئی ادارہ نہ پکڑے. یہ کہہ دیں نا, یہی قانون بنا دیں. 62-63 بنیادی چیز ہے لیڈرشپ کے اندر, صادق اور امین. جنرل امجد شعیب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. جنرل صاحب, یہ جو تاثر آپ بڑا کھل کے دیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے, آہستہ آہستہ بلڈ کیا جا رہا ہے یہ نیریٹو, اور ابھی میاں عتیق نے کہا کہ پہلے -1 الطاف حسین کے لیے تھا, اب -1 پی ایم ایل این کے لیے ہے, اور پھر 62-63 استعمال ہوگا پارلیمنٹ کو خالی کرنے کے لیے. یہ کہاں سے آیا یہ نیریٹو؟ جنرل صاحب, if you can hear me, جنرل صاحب کو آواز نہیں آئی, I'll bring you جوہان صاحب here, کہ کیا ہو سکتا ہے ایسا کوئی پلان ہو جیسے پہلے ٹیکنوکریٹس کا تھا؟ 2 نومبر 2016 سے لے کے 28 جولائی 2017 تک 9 مہینوں میں پوری پاکستانی قوم نے, تمام اینکرز نے, تمام میڈیا نے, سب لوگوں نے اور سول سوسائٹی نے ہر روز دن میں کم از کم 100 دفعہ نواز شریف صاحب سے لے کے ان کے حواریوں, ان کے وزراء کے منہ سے سنا کہ عدالت تو سجی ہوئی ہے, لیکن ایک عدالت اور ایک جی آئی ٹی جو ہے وہ عوام کی جی آئی ٹی بھی ہے, عوام کی عدالت بھی ہے. 9 مہینے میں نے اور آپ نے سنا, لیکن آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے عوام کی جی آئی ٹی نے بھی کل اور آج ان کو ریجیکٹ کر دیا اور ان کو شٹ اپ کال دے دی کہ آپ کی جی آئی ٹی چاہے عدالت کی ہو, چاہے سپریم کورٹ کی ہو, چاہے قانون کی ہو, چاہے عوام کی ہو, آپ نااہل ہیں, آپ جالساز ہیں, آپ نہ 62-63 پہ پورا اترتے ہیں, نہ آپ 60-61 پہ, نہ آپ 63-64 پہ, آپ کسی چیز پہ بھی پورا نہیں اترتے. آج عوام کی عدالت نے فیصلہ دے دیا. دوسری چیز, آج جیل میں خطاب کرتے ہوئے اور کل بھی انہوں نے کہا کہ جناب میرے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے. نواز شریف صاحب ریمنڈ بیکر کی کتاب آج بھی آفیشیل چھپی ہوئی
پوری دنیا کی پردہ سیاست اور پردہ صحافت کے موجود ہے. اس میں آپ کے دامن پہ انہوں نے کروڑوں ڈالرز کی کرپشن کے کک بیک کے غبن کے الزام لگائے. آپ میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا دنیا کی کسی عدالت میں آپ چیلنج کر سکیں. پاکستان کی بات کر رہا ہوں. آپ کے اوپر کیم بارکر کے جناب ایک بڑی اعلیٰ درجے کی صحافی ہے, اس کا بھی موجود ہے. اگر لگا دیں گے ایک لہر, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا آپ الزامات کی بات کرتے ہیں, آپ ویلیو پہ آ جائیں سر. ابھی کس سے لڑیں آپ؟ یہ ملن کا کوئی ممبر ہی نہیں ہے یہاں پہ. میں لڑ نہیں رہا, میں عوام کو بتا رہا ہوں. اب دیکھیں اقامہ کے اوپر آپ مجھے ایک چیز بتائیں. میرے بھائی میاں عتیق نے بھی اقامہ کے اوپر ان کی تھوڑی سی سپورٹ کر دی کہ دیکھو اقامہ پہ کیا ہو گیا. آپ کو بھی بڑے اچھے طریقے سے علم ہے اقامے کا بنیادی طور پہ تعلق منی لانڈرنگ سے ہے, اقامے کا تعلق آپ کی بلیک منی سے ہے, اقامے کا تعلق آپ کی کنسیلمنٹ آف ایسٹ سے ہے, اقامے کا تعلق سوئس بینک کے وہ ناجائز جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں جس پہ آپ کا بلیک منی اور آپ کی منی لانڈرنگ کا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اس سے ہے. اقامے کی بنیاد پہ آپ اپنے ملک کی ایف آئی اے, آئی بی, اپنے ملک کی انویسٹیگیٹو ایجنسیوں سے اپنے آپ کو ہائیڈ کر لیتے ہیں, ڈسگائز کر لیتے ہیں, آپ تک کوئی پہنچ نہیں پاتا. یہ بنیادی آبجیکٹو ہے اقامہ کا. ورنہ ایک کھرب پتی وہ بھی ڈالرز میں, اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ ایک نائب قاصد کا اقامہ لیں. آپ کے پاس اقامہ تو نہیں ہے میاں صاحب کوئی؟ مجھے معلوم ہے نا اقامہ میں نے رکھا ہوا تھا. اس میں پالیٹکس میں آنے سے پہلے مقصد صرف اور صرف یہ تھا ویزے کے لیے لائن میں نہ لگنا پڑے, کسی چکر میں آنے جانے میں نہ رہے. ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں, جا کر اب اگلی بات آتی ہے. دیکھیں پھر وہ نیریٹو آپ میرا کہیں اور لے جائیں گے. میں صرف یہ بات کہتا ہوں ان سب چیزوں کو ثابت کیا جائے نا. جو آیا ہے فیصلہ وہ جتنے صفوں کا بھی ہے, اگر اس میں لکھا ہوتا یہ کرپشن تھی, یہ کرپشن تھی, یہ کرپشن تھی, اس کرپشن کی بنا پر ہم نے یہ فیصلہ کیا اور اب ہم یہ سزا دے رہے ہیں تو بات اور ہو جاتی. دیکھیں میں اور اس سے کچھ نہیں ایگزیکٹلی. اور کون سا ایسٹ نہیں, میری بات سنیے, کون سا ایسٹ. اگر ایک لمحے کے لیے ہم مان لیں ویزا ہی چاہیے تو ہم نے سوچ لیا کہ حکمرانوں کے لیے ہسپتال بھی لندن میں ہوں گے اور ان کے لیے ویزا کی لائنیں بھی نہیں صحیح. سب کہتے ہیں غریب پاکستانی لگے گا لائن میں کا کام کریں, لیکن آپ اس ملک کو اس قابل بنائیں کہ آپ کو ویزے کی لائنوں میں لگنا پڑے. آپ اپنے کامے لے لیتے ہیں, ہمیں ان چیزوں پر آنا چاہیے. اگر سزا اس بات پر دی جائے کہ آپ کے ذمہ آپ نے ایک عہدہ لیا, آپ نے ایک پرفارم کرنے کا ایک اپنا آپ نے ایک بات کہی اور کل کو آپ نے پرفارم نہیں کیا, ڈیفینیٹلی یو ڈونٹ ڈیزرو فار دیٹ. آپ نے میری بات سنی کر دی کہ ویزا کے لیے بھی کیوں لائنوں میں لگے آپ. اگر ٹریول کرنے کے لیے جاتے ہیں ہر دوسرے لیڈر کا پاسپورٹ. مجھے آپ ایک چیز بتاؤ, ریڈ پاسپورٹ رکھنے والا وزیر اعظم اس کو کیا لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے ویزے کے لیے؟ ہر دور میں ریڈ پاسپورٹ تو نہیں ہوتا. کیا نواز شریف صاحب کو دبئی کا اور قطر کا ویزا لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا؟ آپ مجھے ایک چیز بتائیں, pointed this in front of نواز شریف صاحب کہ اس کی ڈیٹس جو ہیں اس وقت بھی ہیں جس وقت وہ پرائم منسٹر بن چکے تھے. سو یہ آرگیومنٹ اس لیے نہیں مانا جا سکتا کہ وہ اقامہ آگے سے کنٹینیو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ان ڈیٹس کے اوپر. جنرل امجد شعیب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام. سر یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اب نیریٹو مضبوط کیا جا رہا ہے, پہلے دبے دبے لفظ میں بات کی, اب کہا جا رہا ہے, کچھ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس حوالے سے آ گیا ہے. ابھی سینیٹر عتیق یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے -1 الطاف حسین کے لیے ہوا, اب یہ نواز شریف کے لیے ہوا ہے اور اب 62-63 استعمال کیا جائے گا پارلیمنٹ سے لوگوں کو نکالنے کے لیے جو اس کی زد میں آتے ہوں گے. یہ ایسی فضول بات ہے. لیکن بات یہ ہے الطاف حسین کا نام دے کے تو شرم آنی چاہیے جو نام دیتا ہے کوئی بھی, کیونکہ جو وہ بکواس کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, جو حرزہ سرائی وہ کرتا ہے, اب جن کو جو اس کا ساتھ دیتے رہے ان کو ڈوب مرنا چاہیے شرم سے کہ اس بے غیرت آدمی کا وہ ساتھ دیتے رہے ہیں جو ایسی زبان استعمال کرتا ہے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف کہ اس شخص کو یعنی نہ اس کو شرم ہے اور نہ یہاں بیٹھے ہوئے لندن والے جو اس کو MGM لندن کہتے ہیں نہ ان کو کوئی حیا شرم. یہ ملک ہے جس سے آپ کھاتے ہیں, جو آج ہیں آپ جو کچھ بھی ہیں وہ اس ملک کی وجہ سے ہیں, اور جو اس ملک کو رگیتتا ہے اس کے لیے دشمنی کرتا ہے, امریکہ میں ادھر ادھر جا کے ہر جگہ ڈیلیگیشن بھیج کے سب کچھ کرتا ہے. آپ اس کو اگر آج ہی نام لے کے یہ کہیں کہ وہ کوئی پاکستانی ہے تو میرا خیال ہے ہمیں آپ پہ بھی کوئی شک ہوگا کہ آپ کیا ہیں. تو یہ بات بالکل غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ویزا کے لیے کسی کو اقامہ کی ضرورت نہیں ہے. ویزا تو آپ ایمریٹ کی ٹکٹ دیں, کسی ہوٹل کے ٹھہرنے کا کریں, کہیں جانا ہو آپ نے وہاں پہ دبئی کا ویزا آپ کے لیے وہ ارینج کر کے دیتے ہیں, حاضر کرتے ہیں. تو کوئی اقاموں کی ضرورت نہیں ہے. پورا پاکستان کے لوگ وہاں جاتے ہیں, سارے بغلوں میں اقامہ تو نہیں لیے پھرتے.
अकामा दर हकीकत एक अकामा और वहां पे कंपनी खोलना ये निस्बतन आसान है, और वो एक इंस्ट्रूमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग का। आप उस पाकिस्तान से पैसा जेब में डाल के लेके जाएं, वहां जाके उस कंपनी के थ्रू वापस भेजें, और आप उसके प्रेसिडेंट नहीं हैं या जो भी आप चेयरमैन हैं उसके, वो आपको मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा वापस आ जाता है। तो ये सारा खेल है। आप इसको अगर आज कोई दफा इसका कर रहा है तो मैं समझता हूँ वो मुल्क का वफादार नहीं है, मुल्क का दोस्त नहीं है, वो खैर खा नहीं है, क्योंकि ये दिफा करना करप्शन का मैं समझता हूँ वो जिंदा कौमों का काम नहीं है। जिंदा कौमें तो उनके लीडर के ऊपर सब, ये जनूबी कोरिया में लीडर के ऊपर इल्जाम लगा तो सारे वोटर्स उसके जो है वो लाखों के हिसाब से उसके माल के बाहर आ गए, और उन्होंने उठा के उसको बाहर किया, पुलिस के हवाले किया कि जी तहकीकात करें इसकी। यहाँ आंखों में मट्टी डाल डाल के करप्शन के ऊपर बड़ा फख्र से बयान किया जाता है। अब करप्शन का अगर उन पे उधर इल्जाम नहीं है तो इल्जाम से बरी भी नहीं है, उनका केस चलना है मियाँ साहब का भी। तो ये को कह दे कि जो मियाँ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, मियाँ अतीक का था, वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इस तरह से मियाँ नवाज शरीफ का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू तो है, उसको सुनना तो हमें पड़ेगा, और सुन रहे हैं लोग आ रहे हैं उनकी रैलीज में, उनकी वो बात सुन रहे हैं। तो इससे कितना खतरा है? आपने भी सुना होगा जो वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई, ये कितना खतरा है कि डायरेक्ट तसादम होगा सुप्रीम कोर्ट का और इस वक्त जो हुकूमत में पार्टी है उनके लीडर का? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए और इनको तौहीन अदालत में इनकी पकड़ दकड़ होनी चाहिए। ये नोटिस लेने की सिर्फ बात है, बाकी जहां तक ताल्लुक है ये एक दफा जाती हमरा पहुंच गए तो इनका मामला ठंडा हो जाएगा, ये बैठ जाएंगे आराम से। ये सारा ड्रामा जो इन्होंने रचाया है ये सुप्रीम कोर्ट प्रेशराइज करने पे है। बाकी ये है कि ये चीज समझनी चाहिए। आप कभी साजिश कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। देखें श्रिया, बड़ी सीधी सी बात है, ये किसी ने साजिश की थी कि मियाँ साहब जाके प्रॉपर्टीज लंदन में खरीदें, वहां पे अपनी जन्नत बना लें और जाके सारा मुल्क का पैसा वहां लगा के हैं जो लूटा है। और फिर ये देख लीजिए कि पनामा किसी हमारे अदारे ने जाके वहां से किसी ने पनामा का केस चलवाया। सर, जेआईटी में यही इतराज है उनको कि क्यों फौजी थे उसके अंदर। जेआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। ये जेआईटी जब डॉन लीग्स के लिए जब इन्होंने बनाई थी कमेटी, उसमें भी थे सर, मॉडल टाउन में भी थे, बट सीनियर मेंबर ऑफ पीएमएलएन मेरे शो पे कल कह रहे थे कि फौज को माजरत कर लेनी चाहिए थी जब उनका नाम आया जेआईटी। मुनाफिक तरीन लोग हैं, इनसे बड़े मुनाफिक पाकिस्तान में हैं कोई नहीं, क्योंकि ये जब इनको जो सूट करता है उसके मुताबिक ये बात कर लेते। यूसुफ रजा गिलानी जब निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी थी, उस वक्त इनको तो नजर आता था कि यूसुफ रजा जंगल के कानून की बात कर रहा है, हम शहरों में रहते हैं, आज ये जंगल में फिर रहे हैं, शेर जो है। ओके, इस कॉन्ट्रडिक्शन पे तो यकीनन ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है जो उन्होंने कही, लेकिन फर्स्ट कम टू 62-63 एंड बिकॉज आपके जो लीडर हैं वो 62-63 पर ही आए थे 2013 में। ये क्या एक तलवार बन सकती है 58(2)B की तरह जैसे पहले? 2013 का हमारा जो मार्च था, इससे पहले भी बात हुई कि वो था ही 62-63 पे था, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे था। इस शिक को निकालने का मतलब यह है कि आप बदउनवान लोगों को, आप ऐसे लोगों को जो करप्ट हैं, जो झूठ बोलते हैं, उन लोगों को एक रास्ता मुहैया कर रहे हैं कि वो आए और इस मुल्क और कौम की क़यादत करें। ये तो इस पूरे आईने पाकिस्तान की रूह है। दो शिकें, इनको आप कभी भी नहीं निकाल सकते। लिहाजा जनरल साहब जो बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन, मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट की भी आप जरूरत नहीं है, ये अपनी मौत आप मर चुके हैं। ये रैली निकाल के इन्होंने जो थोड़ी बहुत नून लीग की इज्जत बच गई थी एज ए पार्टी, वो भी इन्होंने तबाह कर दी है। पब्लिक तो उनके लिए नहीं निकली, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। कल आपने पूरा दिन इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर सड़कों पे जलील होते रहे और अवाम इनके लिए नहीं निकले। लोग आए थे, कोई अलग-अलग मौक़िफ़ है ना, कुछ लोगों का ख्याल है आज 140 की स्पीड पे ये जेलम पहुंचे, रास्ते में इनके पास अवाम नहीं थी, इनको पता था ड्रोन जाएगा, उसने कवर कर लेना है, सारी एग्जैक्ट पिक्चर लोगों के सामने आ जाएगी। जेलम के अंदर इन्होंने गांव से पकड़ धकड़ के पूरे डिवीजन से लोगों को वहां इकट्ठा करके एक स्पीच कर दी। तो ये तो अपनी मौत मर चुके हैं। अब नून लीग इंशाल्लाह किस्सा पारीना है, और हम यही कहेंगे कि नवाज शरीफ जो दिलों पे राज कर रहा है वो उन्हीं दिलों पे राज करे और खुदा का वास्ते इस मुल्क और कौम की जान छोड़े। 62-63 पे चौहान साहब, क्या बहुत मुश्किल है? जी मुझे जरा एक मिनट बात कर लेने दें 62-63 पे, अगर इजाजत दें। जी फरमाइए। देखिए बात ये है कि 62-63 में जो कुछ भी है वो इंसान की अच्छाइयां हैं कि अच्छा इंसान है। कोई भी सोसाइटी, आप चार दोस्तों उसमें क्या किसी जालसाज को आप पसंद करेंगे कि आपके साथ आके बैठ जाए? किसी फैब्रिकेशन करने वाले को आप सोचेंगे कि झूठ बोलने वाले को? ये तो आम सोसाइटी की खूबियां हैं कि जाए कि एक ऐसे आदमी में खूबियां ढूंढें जिसको आप पूरा मुल्क एक अमानत के तौर पे उसके हवाले कर दें और वो उसमें खयानत करना शुरू कर दे। ये उसके लिए देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि 62-63